जब तीसरा है ना, चालू करें। नमस्कार दोस्तों, मीना टेक्निकल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 2 लेक्चर रहे आपको पूरे समझ आए होंगे और आपने उनमें शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। चलिए चालू करते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी जो भी बीएचएल के एग्जाम है और आने वाले आईटीआई टीओ के एग्जाम है उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं कवर किए जाएंगे आपको। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आपको मैं आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो ड्राइंग बोर्ड हो, चाहे वो मिनी ड्राफ्टर हो या सेट स्क्वायर हो, हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड से। ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा आधार है, एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर शीट रखते हैं हम। जो शीट होती है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, उन शीट्स के ऊपर रखने के लिए और उन शीट्स को एक आधार पर रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम शीट्स को कहीं भी रख नहीं सकते हैं, उनको रखने के लिए एक पहले से निर्मित एक बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होना चाहिए हमारे पास। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है? एक ऐसा ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके ऊपर ड्राइंग शीट्स को रखा जाता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान देंगे हम कि जो ड्राइंग बोर्ड की जो ऊपरी सतह होती है वो एकदम समतल और चिकनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, इसकी लकड़ी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग में लानी चाहिए, उपयोग में लानी चाहिए। तो जो टीक है, टीक की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। टीक की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड होता किस प्रकार से है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से 3 लकड़ी के टुकड़े लिए जाते हैं जो हार्ड होंगे और टीक के होंगे। ठीक है। जब हमने 3 अलग अलग लकड़ी के टुकड़े लिए, उनको एक साथ में जोड़ने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी का टुकड़ा हमें जोड़ना पड़ेगा, जिन्हें हम बैटन्स कहते हैं। इन्हें हम बैटन्स कहते हैं। ये आपको 3 लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं, 1, 1, 2 और 3। इन 3 लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़ के रखने के लिए 2 बैटन्स की भी आवश्यकता होती है। इनको बैटन्स कहते हैं। ये हमारी स्ट्रिप है, ये जो 1, 2, 3 है, ये वुडन स्ट्रिप है। ये मैंने आपको पीछे का हिस्सा दिखाया है। इसके आगे जो आगे वाली जो हिस्सा हमको दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर शीट रखते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, शीट जो है उस समतल जगह पर रखते हैं। ये इसका बेस वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है ये बेस है, जो बॉटम होता है। और जो हिस्सा दिख नहीं रहा है आपको, वो टॉप है और वो चिकनी सतह होगी, हार्ड सतह होगी, जिसके ऊपर हम शीट को रखते हैं। यहां पर हम इंजीनियरिंग उस चीज को हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3D चीजें दिखाने के लिए नहीं है। इसको हम विड्थ कहते हैं, इसको हम लेंथ कहते हैं
और इस वाली चीज को हम, ये जो हाइट है हल्की सी, इसको हम थिकनेस कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो जो इसके अलग अलग साइज आते हैं, आपको ड्राइंग जिस तरह से हमने देखा था कि शीट्स की अलग अलग साइज थी, इसी तरह हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है इसके भी अलग अलग साइज होते हैं। तो हम उन ड्राइंग के अलग अलग बोर्ड के साइज को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो साइज है उसे हम D0 साइज कहते हैं। सबसे पहला हमारा साइज है D0, जो 1500, जो हमारी लेंथ होगी वो 1500 होगी, साथ ही साथ जो हमारी विड्थ होगी वो 1000 होगी, और जो हमारी थिकनेस है वो 2.5। जो हमारा अगला है D1, तो D1 के लिए ये जो 1000 है, 1000 इंटू 700 इंटू 2.5, ये D1 हमारा साइज होगा। अगला D2, D2 साइज में 700 इंटू 500 इंटू 1.5, और अगला हमारा D3, D3 हमारा होगा 500 इंटू 350 इंटू 1.5। तो जो हमारे चार साइज हैं इनको आप नोट करके रख लीजिए। इन चार साइज का ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि D0 जो साइज है वो, उसका जो स्टैंडर्ड साइज है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद होना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये वाली जो सतह है ये थोड़ी हार्ड रहती है, क्योंकि हमारा टी स्क्वायर हो या फिर हमारा जो मिनी ड्राफ्टर है, इसी बेस पर क्लैंप होता है और इसे वर्किंग एज कहते हैं। ये जो हार्ड है इसे वर्किंग एज या एबोनी एज कहते हैं, ठीक है, इसे वर्किंग एज या एबोनी एज कहते हैं। आप ध्यान देंगे, ये एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, बहुत हार्ड स्ट्रिप है, इसी के सहारे जो अगला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे टी स्क्वायर, वो इसी के सहारे सरकता है, और साथ ही साथ जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है वो भी हम यही क्लैंप करते हैं इसी वर्किंग एज में। तो इस वर्किंग एज को याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इस ब्लैक स्ट्रिप को, वर्किंग एज या एबोनी एज, ठीक है। और क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि जो इन तीन स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैटन्स, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा विड्थ है, ये हमारी थिकनेस है और ये हमारी लेंथ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड के कितने साइज है, ये हमारे चार साइज है, D0, D1, D2, D3। आपको ये याद होना चाहिए। इस जो टॉपिक है ड्राइंग बोर्ड, इसमें से मैक्सिमम यही पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी क्या होती है, टीक की बनी होती है। ड्राइंग बोर्ड का जो चार साइज है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो याद होना चाहिए। और साथ ही साथ इस वर्किंग एज का क्या नाम है, एबोनी एज। तो चलिए हम अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टी स्क्वायर। अगला टॉपिक है तो आप इस जो मैंने नाम दिया टी स्क्वायर, इसी से समझ पा रहे होंगे कि कुछ टी से संबंधित चीजें होगी, ठीक है। टी स्क्वायर अगला टॉपिक है। तो टी स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखता है, ये अंग्रेजी का जो अल्फाबेट टी है उसके जैसा ही दिखता है। ये आपका स्केल है,
और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ड्राइंग बोर्ड था, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड था उसके एक सिरे जो हमें एबोनी एज दी थी, उसके सहारे ये स्लाइड होता है ऊपर नीचे, ये उसके सहारे स्लाइड होता है, ऊपर नीचे स्लाइड होगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये लाइन खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमने जैसे एक लाइन खींची, फिर हम इसको स्लाइड करेंगे, नीचे लेके आएंगे और फिर वहां भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो जो टी स्क्वायर है इसका यू उपयोग स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए होता है, और ये एबोनी एज के सहारे, जो एबोनी एज है उसके सहारे स्लाइड करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टी स्क्वायर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? अल्फाबेट टी के जैसा, ठीक है। और ये सागौन, ये किस वुड का बना होता है? सागौन का, ठीक है। अगला ये हमारा याद रखेंगे, इसे हेड कहते हैं, इसे ब्लेड कहते हैं। इसी ब्लेड पर स्केल लगी होती है, ये हमारा स्केल है। और ब्लेड जो है वो हमारा बोर्ड के सहारे खिसकता है, और साथ ही साथ जो हमारा ब्लेड है वो उस पर स्केल बना रहता है, उस पर लाइन खींचने का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे हेड और ब्लेड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। और अगली, इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो याद रखेंगे जो इसके लेंथ होता है, ये हम ब्लेड की लेंथ के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। ये टी, इस ब्लेड, हम हेड को हटा देंगे, हेड को इस डायमेंशन में, इसके वर्गीकरण में हेड को उपयोग में नहीं लाया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल ब्लेड के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले T0, जो T0 है वो 1500, T1 1000, T2 750 और T3 500। ये 4 प्रकार के इसके वर्गीकरण है, आप ध्यान रखेंगे। जो टी स्क्वायर है ये 4 प्रकार का होता है, T0, T1, T2, T3, 1500, 1000, 750 और 500, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है सेट स्क्वायर। तो जैसा हम जानते हैं, हमने बहुत बचपन से, 5th-6th क्लास से सेट स्क्वायर का प्रयोग करना चालू कर दिए रहते हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज जो होता है एंगल पर लाइन खींचने के लिए होता है, ठीक है। एंगल पर लाइन खींचने हेतु उसका प्रयोग होता है। इसके टाइप्स देखें, पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल जो है ये मेनली प्लास्टिक का होता है। इसके हम टाइप्स देखें तो
तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री पर एक सेट स्क्वायर को 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। 45 डिग्री दोनों तरफ और एक 90 डिग्री। जो दूसरा होता है हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, इसे 30 डिग्री सेट स्क्वायर और 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। तो दो प्रकार के सेट स्क्वायर हमारे पास होते हैं, एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर और दूसरा 30 डिग्री सेट स्क्वायर। हमने देखा कि सेट स्क्वायर का जो प्रयोग होता है वो एंगल पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, एंगल पर लाइन क्वेश्चन आ सकता है। टी स्क्वायर का जो उपयोग होता है हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए होता है। सेट स्क्वायर का उपयोग एंगल पर लाइन खींचने के लिए होता है। एंगल पर दो प्रकार के हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा प्रोटेक्टर है। छोटे छोटे टॉपिक है, मैं एक साथ लिख देता हूं। अगला होगा हमारा फ्रेंच कर्व। उसके बाद होगा स्केल। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है इसलिए एक साथ हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो जो प्रोटेक्टर है आप सब बच्चों ने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, कुछ इस प्रकार से रहता है और इसको अलग विभिन्न प्रकार के एंगलों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस बिंदु से मिलाया जाता है और प्रोटेक्टर को उसके ऊपर रखते हैं। और जैसे मान के चलिए हमें 30 डिग्री लाइन खींचनी है तो यहां पर 0 से लेके इस प्रकार से कुछ डायमेंशन दिए होते हैं। तो यदि आपको 30 डिग्री पर लाइन खींचनी है तो यहां पर जो अंक दिए हैं उसमें एक बिंदी लगाकर इसको हटाना है और फिर एक लाइन खींचनी है। तो जो आपका एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो प्रोटेक्टर का उपयोग है विभिन्न एंगल्स पर लाइन खींचने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा फ्रेंच कर्व। हमने देखा कि जो हमारा कंपास होता है, एक सीमा तक ही और एक सर्कल, कंपास का उपयोग एक सीमा तक और एक सर्कल फिगर बनाता है। पर कभी कभी हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक अनइवन, मतलब जो सर्कल है उससे हटकर थोड़ा सा बिगड़े टाइप का सर्कल जिसे बोलते हैं अनइवन सर्कल चाहिए हमें। तो उन अनइवन सर्कल को बनाने के लिए हमें फ्रेंच कर्व चाहिए होता है। तो फ्रेंच कर्व कुछ इस प्रकार से रहते हैं। इन सब फ्रेंच कर्व का यूज करके हम विभिन्न प्रकार के सर्कलों को ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर जो कंपास है उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा को दूर करने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो हमारा कंपास होता है कुछ दो उसमें टांगे होती हैं, एक टांग पेंसिल की होती है और एक टांग नुकीली रहती है, उसको हम केवल एक सर्कल ही ड्रॉ कर सकते हैं। पर कभी कभी हमें थोड़े से अनइवन सर्कल होते हैं, उन अनइवन सर्कल को बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। जो स्केल है ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। स्केल देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये है कंपास।
मान के चलिए ये इसकी टांग है, इसको जो पेपर होता है हमारा उसमें थोड़ा इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर उस दूसरा जो टांग है उसको पेंसिल से घुमाते हैं तो हमारा एक सर्कल बनता है। और ये सर्कल पूरा यूनिफॉर्म है, कहीं से भी इसमें मिलावट नहीं है, कहीं भी इसमें टेढ़ापन नहीं है। पर कभी कभी ड्राइंग में हमें कुछ आड़े टेढ़े सर्कल बनाने पड़ते हैं जिन्हें अनइवन सर्कल कहते हैं। उन अनइवन सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास रेडीमेड एक प्लास्टिक की शीट में सर्कल बने होते हैं। उस प्लास्टिक की शीट्स को हम फ्रेंच कर्व कहते हैं, उसमें बहुत सारे सर्कल कटे होते हैं। ठीक है, उन सर्कल्स का प्रयोग करके हम थोड़े से अनइवन सर्कल को बना सकते हैं। स्केल का उपयोग सीधी लाइन खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका जो मटेरियल है तीनों हो सकता है, प्लास्टिक, वुड और स्टील, तीनों प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए हमारे पास है नहीं स्केल में, क्योंकि बहुत सब कॉमन चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमको एंगल पर लाइन खींचना है तो हमें सेट स्क्वायर चाहिए या हमें प्रोटेक्टर चाहिए, हमें सीधी लाइन खींचनी है तो हमें स्केल चाहिए, हमें सर्कल बनाना है तो हमें फ्रेंच कर्व या कंपास चाहिए। तो क्यों ना हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से कई सारी चीजों को एक साथ बना सकें। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक मिनी ड्राफ्टर का इजाद किया। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग का जिसमें स्केल, सेट स्क्वायर, साथ ही साथ जो हमारा प्रोटेक्टर हम यूज कर रहे थे, और एक चीज और जोड़ लीजिए आप, टी स्क्वायर, इन सभी का मिश्रण है ये। उन सभी को हम दरकिनार करके केवल मिनी ड्राफ्टर से अपना काम चला सकते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए जो स्केल यूज कर रहे थे हम, उसका भी ये काम कर लेगा। एंगल्स पर 30 डिग्री 45 डिग्री पर लाइन खींचने के लिए जो हम सेट स्क्वायर कर रहे थे उसका भी काम ये कर लेगा। 0 से लेके 180 डिग्री एंगल खींचने के लिए हम जो यूज कर रहे थे उसका भी ये काम कर लेगा। हमने देखा था टी स्क्वायर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए यूज किया जा रहा था, ये उसका भी काम कर लेगा। एक रोलर भी आता है, रोलर स्केल, जो पैरेलल लाइन खींचने के लिए होता है, उसका भी ये काम कर लेगा। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को हटाकर हम एक मिनी ड्राफ्टर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम हटाकर मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रोटेक्टर का क्वेश्चन जो है बीएचए में पूछा जा चुका है कि प्रोटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिनी ड्राफ्टर को और आगे देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रेट लाइन, एंगल में लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन खींचने के लिए यूज होता है। तो कैसा दिखता है इसको हम देख लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। तो हमने क्या किया, ये क्लैंप होता है प्रोटेक्टर का, कुछ स्टील्स की रॉड लगी होती है उसमें, फिर दोबारा एक एल्बो उसमें रहता है और फिर से एक स्टील की रॉड्स आती हैं।
और यहां पर ये स्केल और ये स्केल, दो तरह के स्केल होते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर का यूज करता है, ये दोनों स्केल है, और इन स्केल के माध्यम से हम एंगल पर लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बनाया है, ये मिनी ड्राफ्टर है। इसको हम किसी भी एंगल पर मूव करा सकते हैं। पूरे जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इसमें कहीं पर भी इसको हम रोटेट करा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग लाते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर हमने देखा किस प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेंसिल। पेंसिल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेंसिल का जो मुख्य उपयोग होता है, लाइन, अल्फाबेट्स को ड्रॉ करने हेतु। पेंसिल की जो बनावट है कुछ इस तरह से होती है। इसमें जो बाहरी आवरण है, जो इसका बाहरी कवरिंग है, वो वुड या प्लास्टिक का बना रहता है, और जो अंदर इसके अंदर एक फिलामेंट काला काला कार्बन जैसा कुछ रहता है, वो ग्रेफाइट का बना रहता है। ठीक है, तो आपने पेंसिल का बनावट देखा किस तरह से रहता है। इसका उपयोग जो है लाइंस को और अल्फाबेट्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पेंसिल की क्लासिफिकेशन। पेंसिल का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जगह हम यहां पर को मिटा लें, सही हो तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है। हाँ, पेंसिल का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया जाता है। एक कार्य के आधार पर और एक हार्डनेस के आधार पर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, बीएचएल में कई बार पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंसिल के वर्गीकरण कार्य के आधार पर। ठीक है, तो यदि हम देखें जो हमारी 2H पेंसिल है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि H लिखा है वो हार्डनेस बताएगा, और जो बी लिखा है वो ब्लैक। ठीक है, तो H माने हार्डनेस और B माने ब्लैक। तो इस आधार पर आप समझेंगे। तो 2H मतलब दो हार्डनेस, H प्लस H। ठीक है, जो हमारी 2H पेंसिल होती है उनका जो उपयोग होता है वस्तु रेखा, यानी ऑब्जेक्ट लाइन। जैसे आप ड्राइंग शीट बनाते हैं तो उसमें जो आप ड्राइंग करते हैं, जैसे आपने किसी कंपोनेंट को ड्रॉ किया, तो इस कंपोनेंट के जो आउटलाइंस हैं इन्हें हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2H पेंसिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगली जो पेंसिल है हमारी वो है H। H जो पेंसिल होगी हमारी, एरो हेड और
सेक्शन लाइन को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगली जो पेंसिल है हमारी HB, कुछ नोट्स लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमारा यदि हम 4B से 7B तक देखें तो शेडिंग के लिए, ठीक है। तो कार्य के आधार पर हमने देखा कि 2H पेंसिल का प्रयोग कहां होता है, H पेंसिल का प्रयोग कहां होता है, HB पेंसिल का प्रयोग कहां होता है, और साथ ही साथ 4B से 7B तक शेडिंग के लिए प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे हार्डनेस के आधार पर। तो हार्डनेस के आधार पर जो हार्ड पेंसिल होती है इसे भी 3 प्रकार में बांटा गया है। हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, तो जो हमारी 9H है, 9H से जो हमारी 9H से लेकर हमारी 4H तक जो पेंसिल होंगी उन्हें हम हार्ड पेंसिल कहेंगे। आप ध्यान दे दीजिएगा, 9H से लेके 4H तक जो हमारी पेंसिल होगी वो उनको हम हार्ड H कहेंगे। फिर 3H से लेकर B तक जो हमारी पेंसिल होगी उसे हम मीडियम पेंसिल कहेंगे। अगला हमारा 2B से लेके 7B तक जो पेंसिल होगी उसे हम सॉफ्ट पेंसिल कहेंगे। तो आप याद रखिएगा, जो पेंसिल जितनी हार्ड होगी उससे लाइन हल्की खींचेगी, सॉफ्ट लाइन खींचेगी, बहुत हल्की सी रहेंगी। जो पेंसिल जितनी सॉफ्ट रहती है उससे आप उतना ही ब्लैक, कठोर, मतलब जो कलर होगा वो उतना ही मोटा, स्पष्ट, सुंदर दिखाई देगा। आप याद रखिएगा, आप उनके नाम पर मत जाइएगा कि हार्ड पेंसिल है तो बहुत डार्क लिखेगी, नहीं, ऐसा नहीं चलता। हार्ड पेंसिल जब आप चलाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की, परंतु जो हमारी सॉफ्ट पेंसिल है वो बहुत ज्यादा ही ब्लैक, एकदम ब्लैक रंग दिखेगा और दूर से ही आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये पेंसिल का हमने वर्गीकरण देखा, कार्य के आधार पर और हार्डनेस के आधार पर। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्डनेस के आधार पर कि हार्ड पेंसिल कौन सी है, वहां दे दिया जाएगा 9H, 3H, 2B या फिर H। तो हमने जैसे देखा कि जो 9H पेंसिल है वो हार्ड है। BHL में यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि कौन सी पेंसिल हार्ड है, तो आप याद रखेंगे 9H से लेके 4H तक जो पेंसिल है हार्ड, मैक्सिमम हार्ड पेंसिल ही पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे 9H से लेके 4H तक। तो सबसे हार्ड आपकी ये हो गई, और यदि हम देखें उससे कम 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान देंगे, पेंसिल हार्डनेस कितनी है और सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप इन पर बिल्कुल नजर बनाइए और अपनी नोट्स बना के रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है लेंथनिंग बार। हमने आपको बताया था कंपास का प्रयोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है। कंपास का प्रयोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है, पर इसकी एक सीमा है कि कितना स्ट्रेच हो सकता है। मान लीजिए हमें एक सर्कल है जो इतना बड़ा चाहिए, तो क्या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसमें एक लेंथनिंग बार, जो एक छोटा सा बार जोड़ देंगे, जिसके चलते एक इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और हम बड़े डायमीटर के सर्कल को भी
ड्रॉ कर सकते हैं। तो बड़े डायमीटर लेंथनिंग बार का जो प्रयोग है, बड़े डायामीटर के सर्कल को ड्रॉ करने हेतु, और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जो हमारे कंपास है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, जो हमारा डायामीटर है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेंथनिंग बार। तो यही हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और एक और है, एक रोलर स्केल भी होता है, मैं आपको और दिखा दूं। एक रोलर रहता है जो प्लास्टिक के स्केल के अंदर बंद रहते हैं और एक तरफ उसमें स्केल फिट रहता है, और इसको हम धक्का देते हैं तो ये रोलर आगे बढ़ता है उसी दिशा में। तो यहां पर हमने एक लाइन खींची, हमको इसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है, तब हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और आगे जाकर भी हम लाइन इसको खींच सकते हैं। तो रोलर स्केल का जो उपयोग है, केवल पैरेलल लाइंस खींचने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कवर कर लिया है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।